नमस्कार दोस्तों। तो हम डिस्कशन कर रहे थे आपका करंट अफेयर जनवरी से कर रहे थे। जनवरी 2021 से स्टार्ट किए जनवरी का करंट अफेयर। तो एक टॉपिक हमने आपको दिया है अभी, वो टॉपिक था जुडिकल एक्टिविज़्म। ठीक है, उसके ऊपर 21-22 मिनट का वो वीडियो है। काफ़ी कंप्लीट तरीके से आपको वो क्लियरली समझाया गया है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम डिस्कशन करेंगे भारत में गैर सरकारी संगठनों का विनियमन। तो रेगुलेशन ऑफ एनजीओ इन इंडिया। एनजीओ आप जानते हैं, एनजीओ एक गैर सरकारी संगठन होता है। वो गैर सरकारी संगठन होता है कि जिसमें अगर कोई देश हित के लिए और डेवलपमेंट, देश के डेवलपमेंट में अच्छे कामों में अपना योगदान देना चाहता है, तो इस तरीके से वो एनजीओ बना करके, वो गैर सरकारी संगठन का जो है उसको बना करके वो काम कर सकता है। तो ये अभी सुर्खियों में था। कई तरह का कई तरह का एनजीओ होता है, तो ये सुर्खियों में रहा है। देखिए, गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त धन पर निगरानी और सख्त कर दी है। तो इसके ऊपर जो है कुछ सख्ती लागू की गई है, कानून बनाया गया है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। तो दिशा निर्देश क्या है कि ये इस संबंध में गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश और चार्टर की एक अनुक्रमणिक प्रस्तुत की है, और इसके पीछे उद्देश्य यह है कि गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये होता है एनजीओ, यानी कि सरकारी संस्थान ये नहीं है, गैर सरकारी संस्थान है जो कार्य करती है अच्छे सोच, अच्छे विचार लेकर। ठीक है, और बैंक संशोधित विदेशी अभिधान विनियमन अधिनियम, देखिए कानून ये है जिसके माध्यम से एनजीओ के ऊपर जो है थोड़ा कंट्रोल सख्त किया गया है। ये कानून यही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 2010। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। ठीक है, एनजीओ के ऊपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को कंट्रोल के प्रावधान को लागू करने के लिए इनके ऊपर कुछ जो है डाला गया है। तो बैंकों के लिए चार्टर में यह प्रावधान किया गया है कि एनजीओ द्वारा किसी भी विदेशी स्रोत से भारतीय रुपयों में प्राप्त दान, भले ही वह स्रोत ऐसे दान के समय भारत में स्थित हो कि विदेशी अभिदान फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रूप में माना जाना चाहिए। मतलब सपोज डैट अगर कोई भी एनजीओ है, उसको अगर भारतीय रुपये में पैसे प्राप्त होता है, भले ही वो विदेशों में ही क्यों ना हो, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रूप में माना जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया गया है कि विदेशी अभिदाय अर्थात अंशदान या फंड केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही प्राप्त करना होगा, और एनजीओ या बैंक द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर एफसीआरए के, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के दंडात्मक प्रावधान को लागू किया जा सकता है। दो बातें यहाँ पर है। पहला चीज़ ये है कि बैंकों के लिए चार्टर में यह प्रावधान किया गया है कि एनजीओ के द्वारा किसी भी विदेशी स्रोत से भारतीय रुपये में प्राप्त दान, ठीक है, भले ही वह स्रोत ऐसे दान के समय भारत में स्थित हो, ठीक है, वो श्रोता या फिर वो स्रोत जिस वजह से उनको पैसे प्राप्त हुए हैं वो भारत में ही स्थित हो, तो भी विदेशी अभिदाय के रूप में माना जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो भी इनका फंड होगा, जो भी इनके बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही प्राप्त करना होगा, नहीं तो एफसीआरए के अंदर जो दंडात्मक प्रावधान जो है इनके ऊपर लागू किए जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, एनजीओ रोल, एनजीओ की भूमिका क्या है। एनजीओ की देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बताया गया है। कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लाइक इन द इंटरनेशनल एरिना ट्रेड सेकेंड डिप्लोमेसी, यानी कि एनजीओ एक प्रभावकारी संगठन है। एनजीओ जो है इंटरनेशनली तौर पर जो है एक हमारे देश का सही रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, किसी टॉपिक पर अपना प्रभाव को बढ़ा सकता है, और पॉजिटिव ढंग से काम कर सकता है, निगेटिव ढंग से काम कर सकता है। एनजीओ एक कह सकते हैं कि एक जो सोच होता है, हमारे देश की मेंटालिटी, हमारी चीज़ें वो प्रमोट कर सकता है। ठीक है, एक चीज़ हो गया। दूसरा, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ जो है, जो विधि है, जो चीज़ें कार्यपालिका की जो भी चीज़ें चल रही है, उसको मॉनिटरिंग कर सकती है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर सकती है या अप्रिशिएशन कर सकती है, या फिर उस चीज़ में पॉजिटिव और निगेटिव माइंडसेट से आगे बढ़ सकती है। दूसरा, ब्रॉडनिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, उनको जो कि बहुत
सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको पता नहीं रहता चीज़ों के बारे में, तो एनजीओ उनको अवेयर कर सकता है और फिर उस अवेयरनेस की वजह से गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है। तो एनजीओ का इस तरह का रोल है, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, कई बार गवर्नमेंट्स और बिजनेसमैन जो भी हैं, जो कंपनियां हैं, वो केवल अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, लेकिन एनजीओ केवल अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, वो देश हित के लिए, लोगों के हित के लिए, समाज के लिए कार्य करता है। हर तरह से वो चीज़ों को अपने प्रॉफिट के आधार पर तय नहीं करता। तो सोशली इन्वायरमेंटली डेवलपमेंट को जो ठेस पहुंचाती है जो चीज़ें, उस पर भी ये चीज़ें बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें यहाँ पर लागू की गई है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में ये प्रावधान किया कि कोई भी दान हो, भारत में हो या विदेश में हो, उसे विदेशी दान ही माना जाएगा। दूसरा चीज़ ये कहा गया है कि एनजीओ को जो भी दान प्राप्त करना है, फंड प्राप्त करना है, वो बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही प्राप्त करना है, और अगर ऐसा नहीं पाया गया तो एफसीआरए के दंडात्मक प्रावधान के कानून उनके ऊपर लागू कर दिए जाएंगे। दूसरा चीज़ हो गया गैर सरकारी संगठन और उनका महत्व। देखिए, महत्व तो थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया है। वो एनजीओ को विश्व बैंक द्वारा एक गैर सरकारी संगठन के रूप में परिभाषित किया गया, मतलब वर्ल्ड बैंक ने एनजीओ को गैर सरकारी संगठन के रूप में इसको परिभाषित किया है, मतलब गैर सरकारी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए, निर्धनों के हितों के प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहित करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने, सामुदायिक विकास, विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने के परिप्रेक्ष्य में काम करता है। ये संगठन सरकार के हिस्सा नहीं होते, किंतु इन्हें विधिक दर्जा प्राप्त होता है, मतलब कानूनी तौर पर इनको एक विधि के अंतर्गत ही इनको रजिस्ट्रेशन मिलता है। लेकिन ये सरकारी संगठन नहीं है, लेकिन काम इनको मिलता जो है, जो कह सकते हैं, जो इनको जो रेगुलेशन होता है वो सरकार के अधीन होता है, ठीक है। इनको विधिक दर्जा प्राप्त होता है। ट्रस्ट, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, प्राइवेट लिमिटेड गैर लाभकारी कंपनी के रूप में ये पंजीकृत होते हैं, तो इनको विधिक दर्जा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इनको ये चीज़ें कहाँ से मिली है, ये मतलब एनजीओ बनाने का पावर, एनजीओ रेगुलेशन, एनजीओ चलाने का, एनजीओ को कार्य करने का, ये आर्टिकल 19 से मिला है, ठीक है। 19(1) सेक्शन सी, संघ एसोसिएशन के गठन करने का अधिकार दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अनुच्छेद 43(b), सहकारी समितियों का बढ़ावा देना। सहकारी समिति मतलब एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चलाने का पावर यहाँ पे दिया गया है। समवर्ती सूची में धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थानों का उल्लेख है कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ वाले संगठन बन सकते हैं, वो कर सकते हैं अपना काम। तो इस तरीके से एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट अपने अपने लक्ष्य निर्धारित करके समाज में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। विदेशी धन के दुरुपयोग पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने विदेशी धन के दुरुपयोग पर निगरानी रखने का प्रयास कर रही है, क्योंकि यदि इस पर निगरानी नहीं रखी गई है तो यह देश की संप्रभुता का बाधक हो सकती है। तो सरकार इसलिए कर रही है कि विदेशी धन को वॉच करने के लिए कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं एनजीओ में, कहाँ से पैसे जा रहे हैं। तो ये अगर नहीं वॉच किया गया तो हमारे देश की संप्रभुता के ऊपर जो है कभी चुनौती बन सकती है। ऐसे विदेशी धनों का उपयोग भारत में नीति और राजनीतिक संवाद को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है, मतलब भारत के पॉलिसी, सरकार के कानून, सरकार के जो चीज़ें हैं उसको प्रभावित करने के लिए कोई एनजीओ को पैसा खिला करके उनको मिस यूज कर किया जा सकता है। तो सरकार उन एनजीओ के, उनके फंड को वॉच करने के लिए ये प्रावधान का सरकार ने ये कदम उठाया है। इस कारण से सरकार ने एफसीआरए के तहत पंजीकृत 14,500 गैर सरकारी संगठनों पर विदेशी धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जो एफसीआरए के तहत जो कानून है 2010 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इस 14,500 एनजीओ के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। गैर अनुपालन अनेक एनजीओ सरकार के नियमों और विनियमों को ठीक से पालन नहीं करते, ठीक है। तो बहुत है सारे एनजीओ है जो सरकार के जो नियम है एफसीआरए के अंतर्गत उसको ठीक से पालन नहीं करते। 10% से कम एनजीओ ने ही नियमों का अनुपालन किया है, और 90% से अधिक एनजीओ अपना अपना तुलन पत्र, बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं करते, मतलब कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं, तो बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं किए हैं 90% एनजीओ, ठीक है। उन्हें अपने वित्तीय विवरण रजिस्ट्रार और सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं, मतलब जहाँ से उनको रजिस्ट्रेशन मिला है वहाँ पर उनको ये दिखाना होता है, वित्तीय कंडीशन दिखाना, बैलेंस शीट दिखाना होता है। तो उन्होंने 90% एनजीओ ऐसा नहीं करने में विफल रहे हैं। विकास परियोजनाओं में बाधक होने का आरोप लगता है एनजीओ के ऊपर। कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं जिनको रोकने के लिए एनजीओज को पैसे दिए जाते हैं, और वो एनजीओ इस तरीके से काम करती है कि उस प्रोजेक्ट के लिए वो बाधा बन जाता है। आसूचना इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन पीस, कॉन्ट्रेड, एमएनएसटी जैसे एनजीओ पश्चिमी सरकारों की विदेशी नीति से संबंधित हितों के लिए उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब पश्चिमी हितों को मद्देनजर रखते हुए ये इस तरह के कुछ एनजीओ के ऊपर ऐसी जानकारी मिली है कि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं देश के नीति को प्रभावित करने के लिए। तो उन पर भारत में आंदोलन करने, इसे बढ़ावा देने की विकास योजनाओं में बाधा उत्पन्न करने का आरोप है, जिससे भारत को प्रतिवर्ष जीडीपी
2 से 3% के बराबर की हानि हो जाती है। तो ये एक बड़ी बात है कि जो एनजीओ है पश्चिमी प्रभाव से प्रभावित है, उन एनजीओ के वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। और इस तरह के एनजीओ का जो नाम आया है वो एमनेस्टी और फिर ग्रीन पीस और कॉर्डरेड, ये भारतीय एनजीओ हैं जिनका प्रभाव पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर इस तरह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बाधा पहुंचाकर 2 से 3% ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश के लिए जो है नुकसान हो जाता है इकोनॉमिकली। धार्मिक और सांस्कृतिक अतिक्रमण, अनेक एनजीओ पर ये आरोप लगते हैं कि वे अधिकांशतः लोगों की परंपराओं संस्कृति का अतिक्रमण करने के साथ साथ विदेशी मतों को थोपने, विदेशी विचारों को थोपने, निहित स्वार्थों को प्रोत्साहन करने, धर्म परिवर्तन के बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं। एनजीओ पर यह भी लगता है आरोप कि वो दूसरे लोगों के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और वो प्रभावित करते हैं संस्कृति, किसी के कल्चर, किसी के धर्म को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। तो भारत सरकार ने धार्मिक रूपांतरण, धर्म परिवर्तन के आरोपों के कारण कैम्पेशन इंटरनेशनल पर बिना अनुमति के भारतीय एनजीओ के वित्त पोषण पर रोक लगा दी है। एक एनजीओ है जिनके ऊपर रोक लगा दी है। तो भारत में गैर सरकारी संगठनों के विनियमन के बारे में प्रावधान, विदेशी मुद्रा, देखिए अब कुछ कानून है एनजीओ के ऊपर। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में ये था। कुछ गैर सरकारी संगठन के तहत पंजीकृत है। ये एनजीओ भारत में विभिन्न संगठनों को विदेशी धन वितरित करते हैं, ठीक है। तो विदेशी धन प्राप्त किए जाते हैं एनजीओ के द्वारा। फेमा को वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। इसे ब्राह्मा व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। हालांकि एनजीओ को दान की गई विदेशी निधियों की निगरानी के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत FCRA नामक एक पृथक कानून मौजूद है। मतलब एनजीओ को ये धन प्राप्त होता है फेमा के अंतर्गत, पहले ये था, ठीक है। और इनको वॉच करने के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये FCRA कानून भी मौजूद है। तो FCRA 2010 में है। ये कानून 10 से चलित है। भारत में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी वित्त पोषण को FCRA के तहत विनियमित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्तकर्ता ने उस धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए उसने अंशदान प्राप्त किया है। मतलब बहुत सारे जो मिस यूजेज होता है पैसों का, जिस वजह से उनको पैसे प्राप्त होते हैं, उन पैसों को उस जगह पे ना लगाकर किसी और जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसको वाच करने के लिए FCRA 2010 से काम कर रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक एनजीओ से किसी दूसरे एनजीओ में धन हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है कि एक एनजीओ है और वो दूसरे एनजीओ में पैसा ट्रांसफर करना चाहती है तो उसके ऊपर रोक लगाई गई है। विदेशी धन के माध्यम से होने वाले एनजीओ के प्रशासनिक खर्चों के लिए किए जाने वाले व्यय को 50% से कम कर 20% कर दिया गया है। अर्थात अब कुल प्राप्त विदेशी धन के 20% भाग को ही प्रशासनिक खर्चों के लिए व्यय किया जाता है। मतलब एनजीओ को चलाने के लिए जो एनजीओ का जो फंक्शन है उस पर केवल और केवल 50% पहले होता था। मतलब वो 50% जितना भी फंड है एनजीओ में आ रहा है 50% वो अपने प्रशासन चलाने में, मतलब अपने व्यवस्थित रूप से उसको चलाने में खर्च कर सकते हैं। मतलब स्टाफ को सैलरी देने में या फिर बाकी और सब खर्च में वो 50% कर सकते थे एनजीओ। लेकिन अब इसको घटा करके 20% कर दिया गया है कि प्रशासनिक खर्चा एनजीओ केवल 20% तक ही अब कर सकता है। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि किसी विदेशी व्यक्ति के मामले में पहचान के लिए पासपोर्ट या प्रवासी भारतीय नागरिक अगर कोई है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड की प्रस्तुति करनी होगी। अगर ये पंजीकरण के लिए कुछ शर्तें बनाई गई है कि आधार कार्ड का अनिवार्य कर दिया गया है, अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसके लिए पासपोर्ट, और या फिर अगर इंडियन ओरिजिन है तो OCI कार्ड उनको प्रस्तुत करना होगा। विदेशी अभिदाय को केवल अंशदान को केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली की जो शाखा है उसमें किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना करेगी। FCRA अकाउंट के रूप में निर्दिष्ट खाते में ही प्राप्त किया जाना चाहिए। मतलब FCRA ये कंफर्म करेगा कि जो न्यू दिल्ली के जो मेन ब्रांच है SBI वहीं पर उनका खाता होना चाहिए। नियम 9 में नवीन अंतः स्थापन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करने से संबंधित है। इससे नवीन अंतः स्थापन से विदेशी अभिदाय अर्थात निधियों का उपयोग एनजीओ के लिए जटिल व बोझिल हो जाएगी। अब उनको पैसे प्राप्त करना, उसका दुरुपयोग करना, ये चीज़ें हो जाएगी थोड़ी दिक्कत। आधिकारिक मान्यता या प्रत्यायन, ठीक है। भारत सरकार ने धन प्राप्त करने के इच्छुक एनजीओ के पंजीकरण और प्रत्यायन के उद्देश्य से नीति आयोग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। एनजीओ से संबंधित सूचनाओं के प्रबंधन और प्रसार के लिए डेटाबेस सिस्टम के रखरखाव का कार्य भी नीति आयोग को ही सौंपा गया है, ठीक है। उनके डेटा को, उनके पर जो है जो आंकड़े हैं चीज़ों को लिखने दिखने का, वो नीति आयोग के ऊपर रखा गया है। बॉम्बे दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1948, इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एनजीओ को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन प्रदान करना होगा। भले वह कर्मचारियों की संख्या कुछ, मतलब न्यूनतम वेतन उनको देना होगा एनजीओ को, जो अगर वो अपने स्टाफ रखते हैं, हायर करते हैं तो उनको न्यूनतम वेतन देना होगा, ठीक है। ये है एक्ट 1948 का। सूचना का अधिकार है। 2005 सरकार से पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन RTI के अधिनियम के अंतर्गत जनता को जानकारी सूचना देने के लिए बाध्य है। अगर किसी एनजीओ से कोई नागरिक सवाल करता है, कुछ जानकारी लेना चाहता है तो एनजीओ के ऊपर RTI 2005 के अंतर्गत उनको सूचना देना बिल्कुल अनिवार्य है।
गैर सरकारी संगठनों के द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे। निधियों तक पहुंचने में बाधा। नए नियमों को लागू होने से एनजीओ को विदेशी धन का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि वह योजना जिसके माध्यम से वो दान दाता एजेंसियों और बड़े एनजीओ से इन विधियों को प्राप्त करते हैं री के रूप में जाना जाता है, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब विदेशी धन को प्राप्त करना इतना कठिन हो गया है, सपोज ऐसे हो गया जैसे कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार से प्राप्त होने वाले धन पर बढ़ती निर्भरता के कारण सरकार के विरुद्ध मत प्रकट करने की एनजीओ की, मतलब अगर सरकार के द्वारा ही अगर एनजीओ को फंड प्राप्त होगा तो वो सरकार के अनुरूप ही सरकार के माउथ पीस बन करके भी, मतलब ये चीज़ें हैं कि हो सकता है कि वो सरकार को कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। विस्तार पर प्रतिबंध। गैर सरकारी संगठन द्वारा सवन के प्रावधान प्रशासन पर व्यय की जाने वाली राशि 50% से घटाकर 20% कर दी गई। इसका अर्थ यह है कि कई छोटे एनजीओ पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को भर्ती करने, विशेषज्ञों को नियुक्त करने और अपने विकास के लिए काम पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। मतलब जो फंक्शनरीज है एनजीओ का, पहले 50% खर्च करने की अनुमति थी, अब 20% कर दिया गया, तो इससे दिक्कतें आएंगी। लेन देन की बड़ी बड़ी हुई लागत और दूरी। ठीक है, तो अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार एनजीओ को भारतीय स्टेट बैंक की दिल्ली स्थित शाखा में ही उनको अपना अकाउंट खुलवाना होगा। एनजीओ के लिए 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूर हो सकता है, उनके बीच लेन देन की लागत को बढ़ सकता है, मतलब उनको वहाँ कम्युनिकेशन उनका खर्चा बढ़ जाएगा। समाज कल्याण की योजनाओं को लाभ वितरण में बाधा। मतलब समाज कल्याण की वितरण जो एनजीओ कर रही है उनके लिए बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी इस कानून के तहत। एफसीआरए नियमों के चलते गैर सरकारी संगठनों का विनियमन अधिक कठिन हो जाएगा, जिसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण में समस्याएं आएंगी। एनजीओ का प्रत्यायन। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के लिए अंतरा करना बहुत कठिन है कि क्या कोई संगठन किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए काम करना चाहता है या केवल सरकारी अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। मतलब कोई एनजीओ के ऊपर ये वाच करना कि उसकी क्या इंटेंशन है, ये काफ़ी कठिन है कि आप किस विचार से वो एनजीओ काम करना चाह रही है, अच्छा विचार से या फिर गलत विचार से। तो ये काफ़ी दिक्कत है। आगे की राह देखिए क्या है। तो गैर सरकारी संगठनों द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षाविदों, सक्रियवादियों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों से युक्त एक राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल की स्थापना की जानी चाहिए, जो ठीक से वाच करे। सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वयन में बाधा डालने के बजाय कुशलतापूर्वक उन योजनाओं का लाभ वितरित करने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों को बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। मतलब सरकार का इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि जो एनजीओ अच्छा काम कर रही है उनके सब के ऊपर, जैसे कि कोई एनजीओ गलत कर रही है तो ऐसा ना हो कि जो अच्छे इंटेंशन से काम कर रही है वो भी इनके इस कानून के अंतर्गत उनके ऊपर ऐसी बाधाएं पहुंचे कि वो अपने अच्छे काम ना कर पाए। तो ये चीज़ें दिक्कत लाएंगी। ये कानून जिस तरीके से स्ट्रिक्ट है काफ़ी ज़्यादा, तो जो अच्छे विचार से, अच्छे सोच से जो एनजीओ काम करना चाहती है तो उसके लिए भी ये बाधाएं उत्पन्न होंगी। सरकार को चाहिए था कि वो ऐसे एनजीओ को ऊपर पाबंदियां लगानी चाहिए, उन एनजीओ को बात करनी चाहिए जो गैर तरीके से जो है पैसे प्राप्त करते हैं और उसको गलत तरीके से मिसयूज करते हैं। ठीक है, तो एफसीआरए नियम 2020 के बारे में अधिक विवरण के लिए अक्टूबर, तो यहाँ पर ये अलग आगे जो चीज़ें आएंगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे एनजीओ के रिगार्डिंग से ये टॉपिक था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम दूसरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।